पापा, आपने मेरे लिए किया ही क्या है? बेटा, ये कहाँ ले आए हो तुम दोनों मुझे? ये तो वृद्ध आश्रम है। तुम तो कह रहे थे कि चाचा जी याद कर रहे हैं बहुत दिनों से मुझे, इसीलिए थोड़े दिन मुझे मेरे भैया के यहाँ छोड़ने जा रहे हो। फिर गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी तुमने? अशोक जी ने वृद्ध आश्रम को देखकर अपने बेटे राजीव से पूछा। राजीव बोला, पापा, मैं आपको वृद्ध आश्रम ही छोड़ने आया हूँ। आपका कोई भाई वाई आपको याद नहीं कर रहा है, मगर यदि कल आपको बता देते तो आपको वृद्ध आश्रम चलना है मेरे साथ, तो शायद आप आने के लिए तैयार ना होते। इसीलिए आपको बिना बताए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। कार में आगे की सीट पर राजीव के बगल में बैठी हुई राजीव की पत्नी रोमा बोली, पापा जी, टाइम वेस्ट मत कीजिए और कार से जल्दी उतर जाइए। हमें आपको छोड़कर पार्टी में जाना है। हमारे दोस्त हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। पहले से आपने हमारा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। पहले आपको अपने कपड़े नहीं मिल रहे थे, फिर आपको अपना टूथब्रश याद आया और निकलते समय मम्मी जी की तस्वीर याद आई। एक एक सामान याद करने और लेने में आपने हमारी पहले ही बहुत देर करवा दी है। अशोक जी गाड़ी में बैठे बैठे गिड़गिड़ाते हुए बोले, ये तुम लोग मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। मुझे मेरे भाई का नाम लेकर वृद्ध आश्रम छोड़कर जा रहे हो। राजीव बोले, क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, और तुम मेरे सगे बेटे होकर मुझे यहाँ छोड़ने आए हो? राजीव बोला, पापा, वैसे भी क्या कर दिया है आपने मेरे लिए? पढ़ाया लिखाकर बड़ा करना हर माँ बाप का फ़र्ज़ होता है। अब इस उम्र में आपके लिए यही सही जगह है। फ़िक्र मत कीजिए, थोड़े दिन में यहाँ आपके दोस्त बन जाएंगे, फिर आपका यहाँ मन लग जाएगा। अशोक जी बोले, मुझे नहीं चाहिए बेटा दोस्त वोस्त, मुझे तो बस मेरे बच्चों के साथ रहना है, मुझे तो मेरे घर रहना है बस। रोमा बोली, पापा जी, कौन सा घर? वे आपका घर नहीं समझे, अब वे हमारा घर है। आप यहाँ आराम से रहिए और हमें वहाँ आराम से रहने दीजिए, ताकि हम अपने घर में भी दोस्तों को बुलाकर पार्टी कर सकें। वैसे भी आपको तो ये पार्टी वगैरह पसंद नहीं, इसीलिए आपके लिए यही जगह सही है। राजीव भी रोमा की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ पापा, हमारे घर में भी अब से ज़्यादातर पार्टी दूंगा और हमें उसमें कोई रुकावट नहीं चाहिए, इसीलिए बेहतर है आप यहाँ रहें। अशोक जी बोले, क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को इतना बड़ा करते हैं? राजीव ने कार में से उतरकर पीछे वाली डिग्गी खोली और पापा का सामान निकालकर नीचे फेंक दिया और दोनों हाथ जोड़कर बोला, आप जाइए अंदर, ताकि हम भी यहाँ से जल्दी जा सकें। अशोक जी बेटे बहू का ऐसा व्यवहार देखकर दंग रह गए और चुपचाप कार से उतर गए। जैसे ही वे कार से उतरे, राजीव ने झट से अपनी गाड़ी घुमाई और वहाँ से चला गया। रोमा बोली, अच्छा हुआ हमेशा के लिए बला टली। अशोक जी ने अपना नीचे पड़ा सामान उठाया और भीगे पलकों को लिए अंदर वृद्ध आश्रम में चल पड़े। अंदर से एक सहकर्मी आया और उसने अशोक जी के हाथ से सामान ले लिया। सहकर्मी से अशोक जी के आंसू रुक नहीं रहे थे। वे बोला, बाबूजी, रोइए मत, यहाँ आपके जैसे हज़ारों वृद्ध हैं जिनको आपने बेटे बहू ने अपने ही घर से बेदखल कर दिया है। जब यही वृद्ध आश्रम इतने बूढ़ों से भरा हुआ है। अशोक जी ने पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हो? सहकर्मी बोला, मेरा नाम राघव है बाबूजी, और मैं 5 सालों से यहाँ सभी की सेवा कर रहा हूँ। सच कहूँ तो सभी को यहाँ देखकर मन बहुत दुखी होता है और मुझे ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे कोई अपने ही माँ बाप को वृद्ध आश्रम छोड़ सकता है। वैसे बाबूजी, आप मुझे अपना ही समझना और कोई भी काम हो तो मुझे आवाज़ देना। राघव किशोर जी को उसका कमरा दिखाते हुए बोला। वैसे
आपके साथ ऐसा क्या हुआ बाबूजी कि आप यहाँ पहुँचे? अशोक जी कमरे के पलंग पर बैठकर रो पड़े और बोले, राघव, मेरी पत्नी के निर्धन हुए 2 साल हो चुके हैं। मेरी पत्नी गोदावरी के निर्धन के बाद मैं ज़्यादा बीमार ही रहने लगा। मुझसे 2 रोटी भी नहीं खाई जाती थी। एक दिन बहू रोमा से मैंने बोला, बेटा, मुझे या रोटी सब्जी नहीं खाई जाती है, हो सके तो मेरे लिए अलग से खिचड़ी या दलिया बना लो। बस मेरे इतना ही कहते बहू मुझ पर भड़क पड़ी। कहने लगी, आपको तो बस बैठे बैठे फरमाइश सूझ रही है, कभी ये बना दो कभी वो बना दो। मैं क्या आपकी नौकरानी हूँ? मेरी बात कान खोल कर सुन लीजिए। अब आपकी पत्नी तो दुनिया में रही नहीं जो आपकी फरमाइश पूरी करती थी, और मुझ पर ये ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं चलेगी। बेटा राजीव भी उस दिन रोमा से बोला, रोमा, बना दो ना खिचड़ी। खिचड़ी बनाने में भला कितना ही समय लग जाएगा? रोमा बोली, राजीव, तुम्हारे पापा के लिए मुझसे अलग से कुछ ना बन पाएगा। तुम इन्हें वृद्ध आश्रम छोड़ दो। यही सुनते ही मैं डर गया। मैं बोला, बहू, अब आगे से मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूँगा, मगर मुझे वृद्ध आश्रम भेजने की बात मत करना। उसके बाद मुझे बहू जो खाने को देती मैं चुपचाप खा लेता, भले मेरा पेट साथ दे या ना दे, मगर मैं उसे कुछ ना कहता। एक दिन राजीव जब मुझे जेब खर्च के पैसे दे रहा था, तो रोमा ने राजीव के हाथ से पैसे खींच लिए और बोली, क्या ज़रूरत है राजीव इन्हें पैसे देने की? पूरे दिन घर में पड़े रहते हैं, टीवी और बिजली का बिल बढ़ाते हैं। वे अलग खाने को भी सब कुछ मिल जाता है, तो उन्हें ये जेब खर्च ही किस बात की दी जा रही है? बस उस दिन से मुझे जेब खर्च भी मिलना बंद हो गई। मैं तो चुपचाप ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा था और साथ ही भगवान से प्रार्थना भी कर रहा था, हे भगवान, अब मुझे भी जल्दी उठा ले। थोड़े दिनों बाद घर में राजीव और रोमा आए। दिन अपने दोस्तों को बुलाकर पार्टी करने लगे। मेरे कमरे को वे लोग बाहर से ताला लगा देते। मैं उसे छोटे से कमरे में पड़ा रहता, मगर एक रोज़ रात को बाहर पार्टी चल रही थी और मुझे कमरे में बेचैनी महसूस होने लगी। मेरा दम घुटने लगा, तो मैंने दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। देर बाद राजीव और रोमा ने दरवाज़ा खोला और मुझे डांटने लगे, आज आपकी वजह से हमें अपनी पार्टी जल्दी ख़त्म करनी पड़ी और हमारे दोस्त को ऐसे ही वापस भेजना पड़ा। राजीव भड़क कर बोला, आपने पूरे मूड का ख़राब कर दिया। आज दोनों ने मेरा हाल चाल भी नहीं पूछा और वे लोग अपने कमरे में चले गए, और आज मुझे मेरे भाई के घर छोड़ने का झूठ बोलकर यहाँ वृद्ध आश्रम छोड़कर चले गए। मैं गिड़गिड़ाता, मगर दोनों ने मेरी एक ना सुनी। अशोक जी की सारी कहानी सुनकर राघव की आंखें भी झलक पड़ी। राघव बोला, बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए पानी और चाय लेकर आता हूँ। अशोक जी ने अपने आंसुओं को पोंछा और अपने बैग में से गोदावरी जी की तस्वीर निकालकर देखने लगे। राघव उतने में अशोक जी के लिए चाय नाश्ता लेकर आया। अशोक जी धीरे धीरे वृद्ध आश्रम में रचने बसने लगे थे, मगर उन्हें घर बहुत याद आता था। उनके घर के आसपास रहने वाले उनके सभी मित्र बहुत याद आते थे। सुबह सारे वृद्ध मित्र साथ में सैर सपाटे के लिए जाते थे और शाम होते ही सोसाइटी की ब्रेंच पर बैठकर गप्पे मारते थे। घर में बेटी बहू का व्यवहार बहुत अखरता था, मगर कम से कम उस घर में गोदावरी की यादें तो बसी हुई थीं। तन्हाइयों में उन्हें यादों के सहारे ही जिंदगी कट जाती थी। एक दिन अशोक जी वृद्ध आश्रम में कुछ पेड़ लगा रहे थे कि उन्हें अशोक जी के दोस्त शर्मा जी की बेटी ऋचा ने देखा और बोली, अंकल जी, आप यहाँ कैसे? ऋचा को देखते ही अशोक जी भाव विभोर हो उठे और उन्होंने सारी घटना ऋचा को बताई। ऋचा पेशे से वकील थी। दूसरे दिन ही राजीव के घर नोटिस पहुंच गया। नोटिस देखकर राजीव के पैरों तले जमीन खिसक गई।
राजीव बोला, घर खाली करने का नोटिस आया है रोमा। रोमा गुस्से से बोली, राजीव तुम भी बुद्धिहीन हो। पापा जी को वृद्ध आश्रम छोड़ने से पहले ये तो देख लेते कि घर का लोन उन्होंने पूरा भर दिया है या नहीं। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? राजीव बोला, अभी के अभी इस वकील के पास चलते हैं जिसने हमें ये नोटिस भेजा है। राजीव और रोमा ऋचा के पास पहुंचकर बोले, हमें ये नोटिस क्यों आया है? हम इस घर के मालिक हैं। ऋचा ने अंदर से अशोक जी को बुलाया और बोली, अगर तुम दोनों इस घर के मालिक हो तो ये कौन है? अशोक जी को देखकर बेटा बहू हक्के बक्के रह गए और राजीव बोला, पापा आप बताइए इनको कि असली हकदार तो मैं ही हूँ इस प्रॉपर्टी का। अशोक जी बोले, तुम असली हकदार कब से हो गए? उस दिन क्या कह रहे थे तुम कि मैंने तुम लोगों के लिए आखिर किया ही क्या है? तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि तुम आज अपने पैरों पर खड़े हो, और बहू तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना, मगर तुम दोनों ने मेरे साथ क्या किया? मुझे इस उम्र में जब तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तुम लोगों ने मुझे वृद्ध आश्रम पहुंचा दिया। ऋचा बोली, कानून के अनुसार अगर बच्चे अपने माता पिता को घर से निकाल दें तो उनकी प्रॉपर्टी पर भी उनका कोई हक नहीं होता। राजीव और रोमा दोनों अशोक जी से माफ़ी मांगने लगी और बोले, पापा जी आप चलिए हमारे साथ ही रहिएगा, मगर हमें घर से मत निकालिए। ऋचा बोली, तुम दोनों अपना ये नाटक बंद करो। जो बच्चे अपने बूढ़े माता पिता को यूं घर से निकाल देते हैं, ऐसे बच्चों को कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। अशोक जी को ऋचा ने हौसला दिया था, जिससे अशोक जी ने वापस आत्मसम्मान लौट आया था और वे बोले, तुम दोनों मुझे क्या रखोगे? मैं ही अब तुम दोनों को अपने साथ नहीं रखूँगा। मैं तुम दोनों को मेरी प्रॉपर्टी से बेदखल करता हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। आप लोगों की इस कहानी को लेकर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल वानी वॉइस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।